आज हम देखेंगे उसके मॉडल पेपर का अगला वाला प्रश्न, सवाल नंबर 2, जिसमें आपके लिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और आपको उसमें 6 सवाल दिए होंगे। 6 में से यानी कि आपको 5 सवाल करने हैं और वो भी आपको चॉइस है उन 6 में से जो आपको 5 आते हैं और बढ़िया तरीके से आते हैं। आप उन 5 का सवाल का आंसर दीजिए और जितना कहा है उसने उतने का ही आंसर दीजिए। 5 को कहा है तो 5 का करें, 6 भी आपको अगर आती हैं तो 6 का आंसर ना दें, क्योंकि कॉपी में आपके 5 ही सवाल चेक होंगे, बाकी एक सवाल जो है वो छोड़ दिया जाएगा। उतने के ही मार्क्स आपके काउंट होते हैं। ये आपके पेपर इसके सवाल जो है मॉडल पेपर में आपके वो 2-2 नंबर के सवाल हैं आपके, जिसको टोटल मिलाकर 5 सवाल होंगे वो आपके 10 नंबर के बैठेंगे और छोटे छोटे सवाल है, काफी इजी सवाल है। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है का नंबर, जिसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 3 - का 7x के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें ये द्विघात समीकरण में से एक सवाल दे दिया है आपको। ये है आपका समीकरण, इसमें से हमें शून्य निकालने हैं। शून्य को हम मूल भी कहते हैं, इसको हम मूल भी कह देते हैं। ये मूल के नाम से भी जाना जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, इसे हम मूल भी कह देते हैं। दूसरा नाम ये भी है। शून्य और मूल एक ही बात है। शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि आपको इस समीकरण के फैक्टर करके आपको x बराबर मान निकालने हैं और वो जब मान निकल के आ जाएंगे तो आपके शून्य प्राप्त हो जाएंगे। उन शून्य से आपको इनकी सत्यता की जांच करके भी दिखानी है, तब जाके आपके 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इस समीकरण को लिखिए। यहाँ लिख रहा है 6x² - का 3 - का 7। इसको आप सही तरीके से लिखेंगे, इसके बराबर में पहले 0 लिख लें। ये x का गुणांक वाले को पहले और अचर पद को बाद में कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे का जो गुणांक है उसके अचर पद से पहले आप मल्टीप्लाई कर लें इसकी और इसकी, तो ये मिलाकर आपके बैठते हैं 6×3=18। अब यहाँ पर 3 नहीं 18 हो गया। इस 18 को आपको क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि माइनस करने पे 7 आए। तो ऐसी 2 संख्याओं में से डिवाइड करो, तो हम कौन सी 2 संख्या है कि घटाए तो 7 आए और गुणा करें तो वो 18 आए। तो आपका बैठता है 9 - 2। 9 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका 18 आएगा और 9 की 2 घटाएंगे तो आपके 7 आएगा और 9 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। ये आपकी संख्या एकदम इस पे फिट है। तो यहाँ लिखेंगे 6x² - 7 की जगह लिख देंगे 9 - 2 x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ पर 6x² माइनस का ब्रैकेट खोल दो आप, और x की मल्टीप्लाई होगी और माइनस की अंदर होगी, तो ये 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, इन 2 पद में से कॉमन कर लेंगे, इन 2 में से कॉमन करेंगे। तो यहाँ से जो आपको कॉमन है, एक तो देखो 3 हो जाएगा और एक x हो जाएगा दोनों में। 3 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर भाग गया, 3 दूनी 6। यहाँ पर अभी x लिखने में भूल गया, यहाँ पर x और लिखा जाएगा 3x। यहाँ पर 3 2 भाग दिया, 3 दूनी 6 और एक x बाहर आ गया, एक x रह गया, 3 3 9, एक x था वही बाहर आ गया। अब इन 2 में से कॉमन करेंगे तो यहां से इन 2 में से केवल 1 कॉमन हो जाएगा और ये पूरे की पूरी ब्रैकेट ऐसे ही लिख जाएगी। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इनको एक बार लिख दो और बाकी जो बचा उन सबको भी आप एक बार लिख दो। ये आपके 2 ब्रैकेट में लिख गया। यहाँ पर अब हम लिखेंगे यदि 2x - 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर 3 हो गया और x बराबर आपका 3/2 हो गया। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से कर लो। यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। आपके ये 2 शून्य आ गए, आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले को लिख देंगे आप 3/2 -1/3, ये आपके शून्य
आ गए। ये शून्य क्या, इनको मूल कह सकते हैं। अब करते हैं सत्यता की जांच। यहां लिखते हैं सत्यता। सत्यता की जांच करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में और पीछे जो मॉडल पेपर पढ़ाया था स्टडी, उसमें बताया था कि द्विघात नहीं, उसमें बताया था, उससे पीछे मैंने बताया था आपको द्विघात समीकरण की वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें आपको पढ़ाया है द्विघात समीकरण के बारे में, उसमें मूलों का योगफल और गुणनफल बताया है। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए आपको मूलों का योगफल और गुणनफल करना पड़ेगा, उससे आपकी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हमारे दो मूल मिल गए हैं, अब हम की सत्यता की जांच करते हैं। तो हमारा पहला वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। और आपको ज्ञात होगा कि मूलों का योगफल हम ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मूलों का योगफल, मूल तो आपके पास दो ही होंगे, अब इन दोनों का योगफल करना है 3/2 प्लस, लेकिन यहाँ पहले से एक माइनस प्लस लगता है चिन्ह यहाँ पर, लेकिन चलो मैं लगा के दिखाता हूँ आपके लिए। अब माइनस एक्स का गुणांक आपको यहाँ से लेना है, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक माइनस का 7 है, तो माइनस के 7, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है। यहाँ पर हमने इसको सही कर लिया, माइनस का 1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 7/6, इसका एलसीएम आपने ले लिया 6 हो गया, और इसका एलसीएम 6 हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कर देते हैं 3 3 9 और 2 ही करना 2, ये 7/6 ऐसे रहने दो, इसमें से घटाया 9 में से 2 तो 7 आ गया, यहाँ पर 6, 7/6 दोनों तरफ बराबर आ गए, एक तो सत्ता आपका ये हो गया। अब करते हैं हम इसका गुणनफल, मूलों का गुणनफल में यहां कर देता हूं, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मूलों का गुणनफल, मूल हमारे पास जो दे रखे हैं वो ये है, इसका क्या करना है आपको, गुणा करनी है, 3/2 गुणा माइनस का 1/3। अचर पद आपका माइनस का 3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। यहाँ पर हमने क्या करा, 3 से 3 ये कैंसिल, यहाँ 3 करना 3 और 3 दूनी 6, ये माइनस का 1 और बटे में 2, ये माइनस का 1/2, दोनों तरफ देखो ये बराबर आ गए, 2 यहाँ पर भी आपके दोनों तरफ बराबर आ गए। इसका मतलब हमारे जो मूल निकल के आए हैं वो एकदम करेक्ट निकल के आए हैं और सही है। उनके बीच में हमने सत्यता की जांच भी कर दी और इनका संबंध भी आपस में क्लियर हो गया कि जो दिए हैं मूल वो हमारे एकदम बिल्कुल राइट है, और ये आपका आंसर एकदम बेस्ट, एकदम करेक्ट, एकदम राइट है। अब देखते हैं मॉडल पेपर का अगला सवाल है जो आपका ख नंबर दे रखा है, उसने कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलते हैं हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं माना बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या आपकी x हो जाती है और छोटी संख्या आपकी y हो जाती है। यहाँ पर लिखेंगे आप प्रथम शर्तानुसार, सवाल में पहली शर्त आपको दी है, आप वो लिख देंगे। क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो पहली संख्या आपकी बड़ी वाली लिखेंगे और छोटी वाली लिखेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, अंतर का मतलब है माइनस, और 180, इसे समीकरण नंबर आप 1 लिख देंगे। अब द्वितीय शर्त द्वितीय शर्त के अनुसार वो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या आपकी y है, इसका कह रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या आपकी x है, ये 8 गुना हमने कर दिया, इसे समीकरण नंबर 2 दे दें। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, तो हमारी एक समीकरण ये है और y स्क्वायर बराबर 180 है, यहाँ से y स्क्वायर बराबर समीकरण नंबर 2 से 8x यहाँ लगा लेंगे।
एक्स का स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। ये 180 को हम लेफ्ट में लेंगे, माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। अब आप यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बनकर तैयार होती है। आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद आपके पास x के मान निकल के आएंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं 180 है, घटाने पर आपको 8 लाना है। तो कितने हो जाए, कौन सी संख्या हो जाएगी 8 की जगह, 18 ढाई 180, और 18 में से 10 गए तो आपके 8 आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस का 180 बराबर 0। ब्रैकेट को खोल देंगे, 18x माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस 10x माइनस का 180 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लिया, x माइनस 18 बचा, यहां से प्लस 10 कॉमन ले लिया, यहाँ x माइनस 18 बचेगा और बराबर का 0। x माइनस 18 एक ब्रैकेट दोनों एक से सी एक बार लिख दो और बाकी बचे को उसको भी एक बार लिख दो। यहाँ पर करेंगे हम, यदि x माइनस 18 बराबर 0 है तो x बराबर आपका 18 मान आ गया एक। दूसरा करेंगे हम ब्रैकेट को हल, तो x प्लस 10 बराबर 0 है, तो x बराबर आपका माइनस का 10 आ जाता है, जिसे हम छोड़ देंगे, असंभव लिख के इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। आपका x बराबर जो बड़ी संख्या है वो आपकी 18 आ गई है। अब छोटी संख्या को हमें निकालना है, तो ये जो x का मान 18 हम ले लेंगे और वो समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। समीकरण 2 से लिखेंगे, यहाँ पर लिखने के बाद दो समीकरण लिख देंगे 8x, x का मान आप लगा देंगे तो 8 इंटू 18। अब 18 जो आपका होता है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे आपका 144 हो गया। बाई स्क्वायर का हटाएंगे, इसके ऊपर वर्गमूल लगा देंगे, और ये आप जो होता है कितने का होता है, प्लस माइनस 12। 144 का वर्गमूल 12 होता है और प्लस माइनस लगा लेंगे। अब इसमें से बाई बराबर आपकी प्लस की 12 हो सकते हैं, माइनस की 12 भी हो सकते हैं। छोटी संख्या है तो वो उनमें से कोई सी हो सकती है। आपकी एक संख्या आपकी ये आ गई और एक संख्या आपकी ये आ गई। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर बनता है वो ये बन जाता है कि बड़ी संख्या हमने लिखी थी, बड़ी संख्या क्या लिखा था वो यहाँ पर हम लिखकर दिखा देंगे। बड़ी संख्या हमारी जो x है और x बराबर हमने माना है 18, और छोटी संख्या हमारी जो है वो लिख देंगे यहाँ पर y बराबर हमने माना है 100, y बराबर हमारे प्लस माइनस 12 आता है। ये आपका आंसर, इसका एकदम करेक्ट वाला आंसर। अब देखते हैं आपका अगला सवाल है गा नंबर, जो आपको एकदम अलग है, एकदम थ्योरेटिकली है। इसमें क्या करना है, आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध करना है आपको, कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो मैंने टाइम वेस्ट ना हो बचाने के लिए इतना सारा सब कुछ लिख लिया है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ अच्छे तरीके से। इसमें मैंने आपके लिए एक सामने एक चित्र बना दिया है, इसमें एक वृत्त बनाया है, और जिसमें वो जो कहा है वृत्त की बात करिए, मैंने वृत्त बनाया है, वृत्त में एक आपके लिए व्यास भी बना दिया है, और व्यास से स्पर्श होती हुई दो समांतर रेखाएं आपस में खींच दी हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कहीं पे जाकर आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। और हमें जो प्रूफ करके दिखाना है वो कह रहा है जो वृत्त के व्यास पे जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। समांतर होने का मतलब है कि जो रेखाएं शुरू में जितने इनके बीच में गैप होता है वो हमेशा एंड तक गैप रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त में एक व्यास बनाया और उस व्यास पर दो रेखाएं खींची गई, और जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है किसी व्यास पर समांतर बिल्कुल व्यास पे, वो सब 90 डिग्री के एंगल पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई वो जाती हैं। इस वृत्त का केंद्र आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, और ये पूरी आपका व्यास कहलाता है। इसको हमने नाम दे दिया व्यास को, तो ए भी नाम दे दिया, रेखा आपकी पी क्यू है, और ये आर एस है दूसरी समांतर रेखा है। अब पहले हमें आपको दिया क्या है, पहले ये लिखना है, ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल सवाल है। इसके आपको सॉल्यूशन यही सॉल्यूशन होगा, इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे, और आप ये नहीं लिखते हैं तो इसमें मार्क्स को नहीं देगा। आपको डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद इतना सारा सब कुछ लिखना होगा,
बिल्कुल, और लिखने के बाद फिर आपको ये कंप्लीट माना जाता है। मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा मैंने लिखा है आप बिल्कुल सेम ये कॉपी करें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो समझ में आ जाएगा तब। जब इसने कहा है कि एक व्रत है, हमने व्रत बनाया, क्या है किसी व्यास पर, उसको कहीं पर कोई व्यास बना दो, सिरों की सिरों पर, इनके सिरों पर ए और बी हमने जो माना है, इसके सिरे पर खींचिए स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो इन सब के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लें। हमें दिया क्या है, हेडिंग पहले ही आप ये डालेंगे, उसमें ये करना है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जो हमने काम किया है वो लिखेंगे। फिर तथा व्यास ए बी है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः पी क्यू आर एस, ये हमको दे दिया। देने के बाद हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर होती है पी क्यू और आर एस, तो हमने ये समांतर का निशान लगाकर यह सिद्ध करने को कह दिया है। फिर इसकी करनी है हमें उत्पत्ति। उत्पत्ति करने के लिए हमें थोड़ा सा ये सब लिखेंगे कि ए बी वृत्त का व्यास है और पी ए क्यू तथा आर बी एस, पी ए क्यू आर बी एस बिंदु ए व बिंदु बी पर खींची गई स्पर्श रेखा है तथा कोण पी ए बी, कोण ए बी एस, रेखाएं पी क्यू व आर एस, पी क्यू व आर एस को त्रियक रेखा ए बी के काटने से बना है, जो कि एकांतर कोण है। यहाँ पर क्या हुआ, जे हमारे बीच में पी ए क्यू है और आर बी एस है। अगर हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एंगल हो गया पी ए बी, जो यहाँ पर मैंने लिखा है पी ए बी, और उसके बाद में आपका ए बी एस हो गया। ये इस तरीके से आपका बन जाता है, ये इस तरीके से हो गया, और ये ए बी के काटने से हुआ है। दो समांतर रेखाएं थी, अब उन समांतर के बीच में आपका ए बी एक व्यास हो गया, और ये ऐसा करके आपका ये त्रियक बन गया, त्रियक बन गया। अब समांतर का जो आपका क्या होता है, ये दोनों त्रियक को बना, और एकांतर, एकांतर का क्या होता है, एकांतर कोण, एकांतर का मतलब होता है कि कोई भी कोण उसके आमने सामने, मतलब आमने सामने, एक इधर और एक इधर, और त्रियक में, है ना, त्रियक में एक ऐसे, जैसे ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ऐसे कोण बिल्कुल बराबर हैं, एकदम 90-90 की हैं, तो वो आपके एकदम बराबर कोण होने चाहिए, तो वो आपके कहलाते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं, यानी एक जैसा अंतर उनके बीच में एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों एकांतर एकांतर कोण हो जाती हैं, एकांतर कोण होने की वजह से ये रेखाएं हमारी जो होंगी वो समांतर कहलाएंगी। अब यहाँ पर हम ये चीज सब लिख देते हैं, कोण पी ए बी बराबर कोण ए बी एस, ये सब आपकी 90 डिग्री है। आप इधर को भी लिख लेते हैं, कोण क्यू ए बी, दूसरा कोण ए बी आर बराबर 90 डिग्री, ये भी सब 90 डिग्री हो गई। तो हमारे ये और ये दोनों कोण पी ए, इसको यहाँ ना लिख के सीधे आगे यहाँ पर ही लिख देते हैं, ये आपके एकांतर कोण हो गए, और एकांतर कोण की परिभाषा आपकी यही है, क्योंकि आमने सामने कोण एक जैसे होते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि ये हमारा जितना भी जो पूछा था उसने, कि इसी वजह से हमारा जो आंसर है इसका वो यही आता है कि जो हमारे दो रेखाएं स्पर्श रेखा दी है वो आपस में समांतर है। यहाँ पर हम इति सिद्धम लिख देंगे, इतना लिखने के बाद इति सिद्धम लिख देंगे, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड हो गया इंग्लिश में। और इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है, और इसने ये कहा कि आपको बस इतना सिद्ध करके दिखाना है कि ये समांतर है। समांतर होने का रीजन यही है कि ये बीच में जो त्रियक कोण बनना है, आपके एकांतर कोण बनना है, और एकांतर कोण जहां पर होते हैं वहां पर रेखाएं एकदम आपकी समांतर कहलाती और होती हैं। सवाल नंबर 4 दिया है, वो भी उसमें भी यही कह रहा है। 4 नंबर सवाल का आपका यहाँ पर 4 नहीं, मैं घा लिख देता हूँ क्योंकि पेपर में घाई दिया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु, बाह्य का मतलब बाहरी, बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। आपको उसने कहा है कि एक वृत्त है और उस वृत्त से कहीं दूरी पर आपका एक बिंदु है P, जो मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक यहाँ पर दूर बिंदु है और ये आपका वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ O है, इस पे खींचे गए ये रेखाखंड के जो बीच में बना कोण है, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में एक संपूरक कोण होता है। आपको ये दिखाना है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये कोण और ये कोण, ये दिखाना है कि ये भी दोनों
आपके संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण के विषय में पहले मैं बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा। संपूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 हो, वो कहलाते हैं आपका संपूरक कोण कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज और पहले स्पष्ट कर देता हूं। देखो आपको देखने में ये त्रिभुज लग रहा है, लेकिन ये चतुर्भुज है। देखो एक यहाँ पर आ गया, एक ये हो गया और एक ये और ये, चार कोने बनने हैं, चार कोण बनने हैं, 1 2 3 4, चार कोण जहां बनते हैं वहां चतुर्भुज बन जाता है आपका। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो आपके 360 होता है। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है और थोड़ा लिखना है, जैसे पिछले सवाल में हमने भी लिखा था, थोड़ा सा यहाँ पे भी लिखनी होगी थ्योरी कि क्या दिया है, दिया आपको क्या दिया है वो लिखना है। तो थोड़ा सा लिख देना कि एक वृत्त है, उसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस टाइप से लिख देना। लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, उसी तरीके से आप लिख लेना। मैं इसकी उत्पत्ति डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ, आपको सिद्ध भी करना है। थोड़ा सा आप अपना दिमाग का यूज करिएगा पिछले सवाल से। और यहाँ पर आपको उत्पत्ति में प्रूफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें लिखना है एक चीज और आपको बताऊं। यहाँ पर देखो ये वाले जो कोण होते हैं स्पर्श रेखा वाले, वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री के होंगे आपके दोनों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उत्पत्ति में कोण ओ ए पी बराबर आपका 90 डिग्री होगा, और कोण ओ बी पी बराबर भी आपका 90 डिग्री होगा। ये दोनों 90 डिग्री के हो गए आपके। अब हमें क्या करना है कि संपूरक कोण करके दिखाना है, कि संपूरक कोण को प्रूव करना है कि ये और ये वाला कोण आपके 90 डिग्री के हैं या नहीं है। तो हम इन दोनों का हम योग करेंगे, इन दोनों का योग करते हैं। कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी बराबर आपका बैठेगा 180 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को लिखते हैं, मतलब पूरे चतुर्भुज का हम योग लिखते हैं। तो चतुर्भुज का निशान बना दिया मैं बना लेता हूं ओ ए पी बी में, चतुर्भुज ओ पी बी में। तो यहां पर हम लिखते हैं कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी, अभी ये बाद में लिखेंगे, पहले ये वाले लिखते हैं। ये हो गया आपका, और ये वाला 90 वाले कोण ओ बी पी प्लस, अब ये वाला लिखो हमारा, ये वाला कोण ए ओ बी प्लस ये वाला कोण ए पी बी बराबर 360, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होगा वो आपका 360 होगा। हमने पहले ये लिया ओ ए पी 90 डिग्री, फिर ये लिया ओ बी पी, ये ले लिया, फिर हमने ले लिया ए ओ बी, फिर ले लिया हमने ए पी बी। तो हमारे पास ये तो दोनों दिए हैं, 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, और ये हमारे पास दिए नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये ऐसे लिख देंगे और यह लिख देंगे 360। इन्हें जोड़ो और इधर ले जाओ, तो ये 180 हो गया, और ये कोण ए ओ बी कोण ए पी बी बराबर 360। इसे 180 को उठा के इसके पीछे ले आओ, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 माइनस 180, और घटाया तो 180। इन दोनों कोणों का योग जो निकल के आ गया वो आपका 180 आ गया, और 180 का मतलब है कि ये दोनों संपूरक आपके हैं। दोनों मैंने पहले बता दिया था कि संपूरक का क्या अर्थ है कि दो कोणों का योग 180 होगा, वहां संपूरक कोण होगा। तो ये दोनों, ये और ये जो कोणों का योग निकल के आया है वो आपका 180 आ गया। ये आपको हेंस प्रूफ यानी कि सिद्ध करना था। यह थ्योरी है, आपको थोड़ी सी अपने हिसाब से माना करके लिख देना कि क्या क्या हमें डायग्राम में क्या है, बस इतना लिखना जो पिछले सवाल में क्या उस तरीके से। इसका हल कहते हैं कि हमारे पास लाल गेंद, यहां पर लिखते हैं कि लाल गेंद बराबर आपको दी है 3, काली गेंद बराबर दी है 5, कुल गेंद बराबर हो गई आपकी 8। तो इसमें सवाल नंबर 1 की बात कर रहा है कि लाल गेंद, जब यादृच्छिकता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो यहां पर हम जो निकालेंगे वो कि ना हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है हमारे लिए। तो सबसे पहली बात, लाल गेंद की प्रायिकता कि लाल गेंद हो, तो लाल गेंद की प्रायिकता जो होगी
गुलाल गेंद की प्रायिकता होगी वो होने है कितनी 3 और टोटल गेंद कितनी है 8। तो सबसे पहली बात तो वो आसान तरीका 3 लाल बॉल हैं आपके पास, ठीक है, और 5 काली, टोटल मिलाकर 8 होंगे। एक थैली में 8 बॉल हो जाती है, अब 8 बॉल में 3 लाल है, तो जब आप निकालेंगे उसमें से तो लाल बॉल हो इसकी प्रायिकता ये होगी कि 3, यानी 8 में से 3 बॉल आपकी लाल निकलने के चांसेस हैं, तो उसकी प्रायिकता जो हो जाएगी वो होने की और कुल होने की संभव घटना है। तो हमारे पास 3 लाल बॉल है, तो 3 तो आपकी होगी क्लियर, और टोटल है 8, तो 3/8 तो लाल होने की प्रायिकता हो गई, यानी कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। और लाल ना होने की प्रायिकता जो बची वो आपकी लाल ना होने की प्रायिकता हो गई। लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, सीधा सीधा सवाल है, वो हो जाएगी आपकी 5/8। जो काली गेंद है वो लाल ना होने की प्रायिकता है, सीधा सीधा आंसर है। एक आंसर जो लाल होने का वो पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर का आंसर का आपका ये आ गया कि 5/8 ना होने की हो गई और होने की ये। इसका फार्मूला आपका एक ये भी होता है कि पी ब्रैकेट में आर होने की प्रायिकता, दूसरा प्लस पी आर ना होने की प्रायिकता बराबर 1। अब होने की प्रायिकता कितनी और ना होने की प्रायिकता कितनी है आप उसको लिखो और उधर ले जाओ। तो हमें पहले लिखना होने की प्रायिकता, तो पी आर, सॉरी, होने की प्रायिकता दे रखी है, ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो इसमें से उठाकर एक को पीछे ले जाओ और ले आने के बाद आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये आप इसको यहाँ रख लो, एक को उठाकर इसके पीछे ले जाओगे इस तरीके से, तो ये हो गया आपकी ना होने, जो होने वाली प्रायिकता आपकी ये होगी 3/8। अब इसे 8 के ना 8 में से 3 गए 5/8 हो गया। ये आंसर आ गया। ये ही रहने दिया, ना होने वाली को होने वाली का हमें पता था, ये हमने वो रख दिया, इसको ढाके इसके पीछे लगे वो यहाँ रख दिया, और ये आपका सॉल्यूशन आ गया। सिंपल सा है, यहीं से कर दो आप सॉल्व इसको। देखते हैं आपका सवाल नंबर 2 का लास्ट सवाल है, जो सवाल दे रखा है 4। इसमें कह रहा है कि दिए हुए बंटन का माध्याक 28.5 पॉइंट है, यदि बारंबारतों का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ये सवाल दे रखा है 10 से 20, 10 से, सॉरी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। यहाँ बारंबारता 5x, 20, 15, y और 5। इसको मैंने एक सारणी का रूप दे दिया, इस तरीके से नीचे ऊपर करके लिख लिया है यहाँ पर मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये सब लिखने के बाद इसकी संचयी बारंबारता बनानी। सबसे पहले तो ये 5 को तो हम वैसे का वैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, इसको अब इस ये जोड़ेंगे 20, तो यहाँ पर ये 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस एक्स, इसको ये जोड़ेंगे तो आपका ये बनेंगे 5 5 10, और ये 40 प्लस एक्स, और ये जोड़ेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स वाई, और यहाँ n बराबर आपको 60 दे दिया है। अब हमें देखना है कि माध्यांक हमारे पास कितना दिया है। हम उस माध्यांक दिया है हमारे पास 28.5। वर्ग अंतराल में हम देखेंगे 28.5 किसके बीच में आता है, तो 20 से बड़ा और 30 से छोटा, ये आपका एकदम सही है। L1 बराबर निम्न सीमा और L2 बराबर उच्च सीमा। इसके सामने वाले को हम F मान लेते हैं, इसके सामने वाले से पीछे वाले को हम CF मान लेते हैं। और इसके बाद में हमारा जो सूत्र लगाते हैं वो फार्मूला दिया है यहाँ पर। ये सब चीजों को मैं पहले लिख देता हूँ, एक बार आपको सही से याद भी रहेगा। निम्न सीमा L1, L2 बराबर आपका 30 और F बराबर आपका 20 और CF बराबर 5 प्लस x, ये सब लिख ले। और लिखने के बाद आप यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, m बराबर L1 L2 प्लस L1 बटे में आपका F और ब्रैकेट में n/2 माइनस CF। यहाँ m बराबर आपको 28.5, L1 बराबर आपका 20, L2 बराबर आपका 30 माइनस 20 और बटे में 20, और यहाँ पर आपका 60/2 माइनस 5 माइनस x। इस ब्रैकेट को बड़ा कर लें, ये हो गया आपका 20 प्लस ये 28.5 को भी ऐसे चलाएंगे, या एक काम करिए पहले इस 20 को इधर लाकर खत्म कर दीजिए, और यहाँ पर 10/20, और यहाँ पर आपका बचेगा 30, दूसरे से डिवाइड कर देते हैं 30, और ये 5 माइनस प्लस एक्स, सॉरी ये प्लस होगा, मैं गलत लगा रहा हूँ, और ये माइनस। इसके बाद तो ये तो डिवाइड हो गया 2 बार, यहाँ घट गया 8.5 आ गया, यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ पर 30 में से 5 गया तो 25 हो गया, और माइनस का x हो गया। 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 17.0,
ये 25 और 17 को इधर ले आओ और x को आप इधर लेफ्ट में ले आओ। -17 बराबर x बराबर जो आपका आ जाता है वो 8 आ जाता है। x बराबर आपका 8। x का मान निकल के आ गया। y का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जगह कम है, मैंने बता रहा हूँ कि आपके लिए ये चीज और ये चीज एक बराबर होती है, क्योंकि इसी ये जो योग है 60 वो योग इसी का बराबर है बिल्कुल। यहाँ पे भी अगर x y ना होते, संख्या होती, तो यहाँ पर भी 60 आता, जो यहाँ पर पहले उसने दे दिया है। तो हमारा जो दिया है इसके बराबर ये दिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं इस चीज को 45 + x + y बराबर 60 और x + y, यहाँ x की जगह मान लगा दो 8, और बल्कि भी एक बार मान पहले लगा ही लेते हैं। 45 + 8 + y बराबर 60 और ये जोड़ेंगे तो आपका बैठेगा 53 + y बराबर 60, y बराबर 60 - 53 बराबर आपका 7। y बराबर आपका जो आंसर है वो 7 आ जाता है। x की जगह आप 8 रख के देख लें और y की जगह आप 7 रख कर देख लें और जोड़ कर देख लें, 60 का 60 आंसर आपका एकदम सही बैठेगा योग, और सवाल आपका एकदम करेक्ट होगा।